61 से लेके 1892 तक आते आते भारतीय राजनीति में, भारत में जो राजनीतिक चेतना है उसके जनजागरण में काफी परिवर्तन आ रहा है। और इस परिवर्तन के बहुत से फैक्टर हैं, क्योंकि 1892 के एक्ट के पहले अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रतिनिधि संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में, आईएनसी के रूप में आती है। हालांकि प्रारंभिक अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कार्य था वो सीमित था, लेकिन उसने मांग शुरू की थी कि भारतीय प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, और दूसरा जो सेवाएं हैं उन सेवाओं में भी भारतीयों की नियुक्ति हो। तो एक मांग जो लिबरल थे, लिबरल की ओर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक मांग 1888 के सेशंस के बाद शुरू हो चुका था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव तक बीच की जो कड़ियां हैं उसकी जो नींव है वो पहले से पड़ी हुई है। हालांकि कुछ जो पश्चात विचारक हैं, चिंतक हैं, उनका ऐसा मानना है कि भारत में, जैसे एक ब्रिटिश लेखक हैं कुपलैंड, उनकी एक बुकलेट है, बुकलेट का नाम है ब्रिटेन एंड इंडिया। उसमें वो कह रहे हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय चेतना है और राष्ट्रवाद है, इसका जो उद्भव है वह उसका उद्भव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्भव के पश्चात शुरू हो रहा है। यानी कुपलैंड के अगर वक्तव्यों को देखें तो कुपलैंड के अनुसार भारत में राष्ट्रीय चेतना का उद्भव कांग्रेस के पूर्व नहीं था। उस तरह की चेतना नहीं थी, राष्ट्रवाद नहीं था, राष्ट्रीय भावना नहीं थी लोगों में। और कांग्रेस के आने के बाद धीरे धीरे लोगों में राजनीतिक रूप से और भारत के बारे में, भारत के जो लोग हैं उनके डिमांड के बारे में बातें शुरू हो रही हैं। लेकिन एक चीज जो लगता है कि अगर हम निरपेक्ष होकर सोचें तो भारतीय राष्ट्रवाद की जो नींव है वो काफी पहले पड़ चुकी है। और इस संदर्भ में हमको डॉक्टर जाकरिया का एक स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय जो राष्ट्रवाद है उस राष्ट्रवाद को हम अलग थलग करके नहीं देख सकते हैं। और इस राष्ट्रवाद की जो जड़ें हैं वो भारतीय पुनर्जागरण से प्रारंभ हो चुकी थी। यानी कहीं एक चेतना, एक सोच भारत के बारे में, भारत के जो कमियां हैं यहाँ के, चाहे सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में, या जो राजनीतिक संगठन का जो अभाव है, उस संदर्भ में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से एक नई चेतना पुनर्जागरण के रूप में होती है। राजा राम मोहन राय से वो चेतना प्रारंभ होती है। तो इसलिए कुपलैंड के उस विचार को पूरी तरह स्वीकार करते हुए हम कह सकते हैं कि जो पुनर्जागरण की प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं ने भारत में राष्ट्रवाद की जड़ को मजबूत करने का प्रयास किया है। और इसके लिए भारत में जो सामान्य सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सामान्य सुधार में मतलब आम जनजीवन के संदर्भ में जो परंपरागत रूढ़िवाद थे, अंधविश्वास थे, कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उनको दूर करने के लिए, चाहे वे सामाजिक क्षेत्र में हो या धार्मिक क्षेत्र में। तो सबसे पहले जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट, उन सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ने भारत में
आगे चल के राजनीतिक अवेयरनेस की नींव रखी है। इसलिए हम उस सामाजिक और धार्मिक सुधार को राजनीतिक सचेतना से अलग करके नहीं देख सकते हैं। अगर क्योंकि जो ये चेतना प्रवाहित हो रही है, वही चेतना लोगों में वननेस ला रहा है कि हम भारतीय हैं। और संपूर्ण उसमें हो सकता है कि आगे चल के हम देखेंगे कि ब्रिटिश प्रशासन का प्रत्यक्ष और परोक्ष उसके नकारात्मक और सकारात्मक सहयोग भी रहे हों, जिसने इस राष्ट्रवाद की विचारधारा को गति दी हो। तो एक जो धारा चली वह सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में प्रारंभ हो रही है। हम उसकी चर्चा अभी करेंगे। और दूसरी धारा चली 1838 के बाद प्रांतीय लेवल पर राजनीतिक संस्थाओं के उद्भव के साथ, जिसने अंततः, हालांकि वे सब प्रांतीय रूप से ही आ रहे हैं, जमींदार एसोसिएशन या बंगाल लैंड होल्डर्स सोसाइटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिर आगे चल के अलग अलग प्रांतों में प्रांतीय लेवल पर संस्थाएं बन रही हैं। इंडियन एसोसिएशन से लेके मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन वगैरह, और अंततः इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। तो ये दो, एक सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में सुधार की दिशा आगे बढ़ती है, और दूसरा राजनीतिक क्षेत्र में सुधार की दिशा, दोनों समानांतर रूप से एक साथ प्रारंभ हो रही हैं। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माने अंतिम दशक से 1840 के बाद से यह काफी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। अगर हम चूंकि धार्मिक जो सुधार हैं, उन धार्मिक सुधारों को, सामाजिक सुधारों को राजनीतिक चेतना से अलग नहीं कर सकते। राजा राम मोहन राय से लेकर अगर इस धारा को हम आगे बढ़ाते हुए राजा राम मोहन राय हो या आगे चल के देवेंद्रनाथ टैगोर हो, केशव चंद्र सेन हो, फिर आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, या दयानंद सरस्वती हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी में एनी बेसेंट हो, या रामकृष्ण मिशन में फिर विवेकानंद हो, इन सब की एक ही विचारधारा थी कि जो भारत की कुरीतियां हैं उनको समाप्त करते हुए भारत को एक सुदृढ़ स्पिरिचुअल रूप से वर्ल्ड का सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाया जाए। और भारत का यह दायित्व बनता है कि वह आध्यात्मिक रूप से पूरे विश्व को विजय करे। जैसा भारत प्राचीन काल में धार्मिक मार्गदर्शक रहा है विश्व का, तो अभी भी भारत अगर इन हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो दुर्बलताएं हैं, चाहे सामाजिक हो या धार्मिक रूप से जो बीच में आ चुकी है, अगर उसको हम हटा देते हैं तो भारत विश्व का मार्गदर्शक बन सकता है, पथ प्रदर्शक बन सकता है। हो सकता है कि हम वाणिज्यिक रूप से नहीं, आर्थिक क्षेत्र में नहीं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भारत विश्व का नेतृत्व करने की भारत में अद्भुत क्षमता है। और इसलिए सभी जो हमारे विचारक हैं, उन विचारकों ने इस पर बल दिया। और यह कड़ी आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी तक गई है। और महात्मा गांधी कभी भी धर्म को राजनीति से अलग नहीं करते हैं। उनका मानना था कि अगर राजनीति से धर्म को अलग कर दिया जाएगा तो धर्म, राजनीति जो है वो मृत प्राय हो जाएगी। राजनीति, धर्म क्या है? एक पथ प्रदर्शक है कि क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या वह लोगों को मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। तो धर्म को गांधी उस रूप में देखते हैं कि जो लोगों का, जो हमारे पथ प्रदर्शक है, राजनीतिक नेतृत्व करता है, उनके लिए उनका क्या दायित्व हो सकता है। इसीलिए गांधी कभी भी धर्म को राजनीति से अलग करने की बात कहते ही नहीं, और कहते हैं कि धर्म एक
शुद्ध राजनीतिक विचारक के लिए धर्म सबसे बड़ा अहम मार्गदर्शक होता है। और धर्म के रास्ते पर चलकर ही हम ये राजनीतिक जो विचारधारा है उस विचारधारा को ईमानदारी से और सुचिता रूप से लोगों के बीच में लागू कर सकते हैं। और ये इसीलिए गांधी के जो भी विचारधारा, उनके जो आंदोलन के आधार रहे, वो कहीं ना कहीं भारतीय चिंतन के जो प्राचीन परंपरा है उसकी पृष्ठभूमि से लिए। गांधी ने जो भी अपने प्रयोग किए, चाहे सत्य का है, अहिंसा का है, उनका जो सर्वोदय की विचारधारा थी, तो गांधी के कोई अपने विचार नहीं थे, चाहे सत्य का हो, अहिंसा का, उनको उन्होंने इसको व्यवहारिक रूप से लागू करने का प्रयास किया। लेकिन ये विचारधारा भारतीय चिंतन में काफी प्राचीन काल से विद्यमान। तो एक कड़ी प्रारंभ हो रही है राजा राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक, जिसने भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा दी। प्रारंभ में प्रयास हुआ अपनी उन सामाजिक जो धार्मिक दुर्बलताएं हैं उनको दूर करने का, और अंततः भारत को विश्व में प्रतिस्थापित करने का। और फिर तब भारतीयों के जो मांगे हैं उनको अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत करके अपनी मांगों को मनवाने का। चूंकि भारतीय राजनीतिक चेतना के अग्रदूत के रूप में राम मोहन राय का नाम आता है, और राजा राम मोहन राय ने बंगाल के क्षेत्र में वहां के जो प्रबुद्ध वर्ग था उसमें एक नई चेतना का जनजागरण किया। इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी वो जाने जाते हैं, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी वे देखे जाते हैं, क्योंकि एक नई चेतना उन्होंने जगाई जो अंधविश्वास था। चूंकि राम मोहन राय वह उस विचारधारा के थे। वे एक जिस समय राम मोहन राय का आगमन हो रहा है उस समय भारत में तीन तरह की विचारधाराएं काम कर रही थी। या तो एक विचारधारा थी ईसाई मिशनरियों की, दूसरी विचारधारा थी राम मोहन राय की, और तीसरी ऐसे विचारक थे हिंदू धर्म के जो समझौतावादी। राम मोहन राय इन दोनों जो ईसाई मिशनरी, चूंकि ईसाई मिशनरिया जब भारत में आई तो उन्होंने भारतीय धर्म, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार करना शुरू किया। और वो मुख्य रूप से जो भारत में बहुदेववाद था, मूर्ति पूजा थी, सामाजिक छुआछूत की भावना थी, समाज में जिस तरह से महिलाओं की स्थिति, इसको लेकर जिस तरह से प्रहार ईसाई मिशनरियों के हो रहे थे और लोगों को क्रिश्चियनिटी की और जो आधुनिक यूरोपीय परंपरा थी उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था यंग बंगाल मूवमेंट के द्वारा, हेनरी डेरिजियो के नेतृत्व में। तो यंग बंगाल मूवमेंट के जो प्रेरणेता लोग थे उनका मानना था कि एक जो हम भारत का विकास पाश्चात्य मार्ग से ही हो सकता है, और इसके लिए जो ईसाइयत है, ईसाई धर्म, वो सबसे दूसरी जो विचारधारा थी वही इसके जस्ट विपरीत थी, और भारतीय धर्म की, यहाँ की संस्कृति की श्रेष्ठता की बात करता है। और ऐसे विचारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद अग्रिम पंक्ति में थे, जिनका मानना था कि भारतीय संस्कृति विश्व की श्रेष्ठ संस्कृति है, और इसीलिए केवल भारतीय संस्कृति की दुर्बलताएं हैं उसको दूर करने की जरूरत है, भारतीय संस्कृति को किसी से उधार लेने की जरूरत है। राम मोहन राय एक मध्यस्थ के रूप में उभरते हैं, जिनका मानना था वो दोनों विचारधाराओं के बीच के एक समन्वयकर्ता के रूप में उभरते हैं, जिनका मानना था कि हमें भारतीय संस्कृति को छोड़ने की जरूरत नहीं है, भारतीय संस्कृति में सुधार की जरूरत है, हमारी जो कमियां हैं, दुर्बलताएं हैं, उनको दूर करने की जरूरत है। लेकिन साथ साथ जो पाश्चात्य दर्शन है, चिंतन है, उनकी जो अच्छाइयां हैं, उनकी जो शिक्षा प्रणाली है, उसको अपनाकर भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ने में
हमको मदद मिलती है तो हमको उन विचारधाराओं को, जो पश्चात दार्शनिक हैं, वहाँ के शिक्षाविद हैं, उनकी जो विचारधारा है उसको लेकर हम आगे बढ़ना चाहिए। तो राम मोहन राय ने बंगाल में एक नई सोच पैदा की, बंगाल के लोगों को जागृत करने का प्रयास किया, और इसीलिए जो धार्मिक बुराइयां थी उनको ही दूर करने के लिए पहले आत्मीय सभा, अब बाद में उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज का एक ही उद्देश्य था, ईश्वर एक है, मूर्ति पूजा का विरोध, तो कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी, ईश्वरत्व की एक बात थी और उसी ईश्वर के समक्ष सबको समर्पित होना था। तो यहाँ पर वह गिफ्ट ऑफ मोनोथीज्म की बात करते हैं, ईसाई धर्म की श्रेष्ठता की बात करते हैं, और यहाँ पर उन्होंने एक पम्पलेट भी लिखा था। तो हालांकि बाद में उन्होंने जो परसेप्ट ऑफ जेसस लिखा, उस समय ईसाइयत की जमकर आलोचना की, जो इसमें उन्होंने जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो अंधविश्वास था, परंपराएं थी, उन पर उन्होंने चमत्कार थे और उन चमत्कारों के कारण किस तरह से दिखाए गए हैं ईसाइयत के प्रभाव को, उसका उन्होंने आलोचना किया। इस पर ईसाई मिशनरियां काफी उन पर आक्रोशित हुई। तो उन्होंने कहीं राम मोहन राय चाहते थे कि जो प्राचीन जो धार्मिक, और इसीलिए उन्होंने प्राचीन जो धर्म ग्रंथ हैं उन धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी शुरू किया, और उन धर्म ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर एक हमारी जो मान्यताएं रही हैं एकम ब्रह्मम की, ये ब्रह्म एक ही है, उनको पुनर्स्थापित करने का जो धार्मिक पुरोहितवाद था, श्रेष्ठता थी, मूर्ति पूजा था, इसको समाप्त करने के लिए उन्होंने जो सभा स्थापित की, वह सभा कोई एक तरह से वो सभा को हम किसी धर्म विषय से नहीं जोड़ सकते, वो सभा का उद्देश्य केवल एक चिंतन का था, जो एक विचारधारा थी, जो लोगों में जो अंधविश्वास थे उन अंधविश्वास से बाहर खींचने का प्रयास करती है। हालांकि उसको लेकर उनके अपने परिवार के लोगों के, अपनी माता के भी रोष का को भाजन होना पड़ा था। हाँ हेलो, हाँ हेलो, अभी क्लास कर रहा हूँ, क्लास के बाद बात करना, 1 घंटा बाद बात करना। तो उन्होंने एक तरह से जो क्रिश्चियनिटी का प्रभाव था उसको रोकने का प्रयास किया, और एक कोशिश की कि किस तरह से भारतीयों को एक सम्मानजनक स्थिति दिलाई जाए, भारतीय जो धर्म है, संस्कृति है, उसमें सुधार कर इसको इसके जो पुनर्स्थापना है, इसका जो वर्चस्व है, उसको किस तरह से स्थापित किया जा सकता है। और आगे चल के उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काफी काम किया, हालांकि उसको इसके लिए समाज का काफी विरोध भी झेलना पड़ा। जो सामाजिक बुराइयां थी, चाहे वो सती प्रथा थी, महिलाओं की जो साथ ही विधवाओं की जो स्थिति थी बंगाल में, उनको लेकर मुख्य रूप से भद्र समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी, विधवाओं की, उसको लेकर उन्होंने फीमेल विवाह को लेकर, बहुविवाह को लेकर उन्होंने इस पर काफी कुछ लिखा, और समाज में धर्म शास्त्रों को कोट करते हुए दिखाने का प्रयास किया कि हमारे धर्मशास्त्र कहीं भी इन कुप्रथाओं का समर्थन नहीं करते हैं, और इसीलिए इनको समाप्त किया जाना चाहिए। और अंततः उनके प्रयास से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। आगे चल के विधवा विवाह पर भी बंगाल में काम शुरू हुआ। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस पर एक अलग से आंदोलन जगाया, और 1856 में पहला विवाह भी उन्होंने विधवा का करवाया। तो एक जो सामाजिक सुधार की दिशा थी, उस दिशा में बंगाल, चूंकि बंगाल विश्व का वह केंद्र था जहां पर पाश्चात्य विचारधारा सबसे पहले पहुंची, और इसीलिए नई शिक्षा नीति के कारण, नए अंग्रेजों के संपर्क में आने के कारण बंगाल सबसे पहले भारतीय संचेतना का केंद्र भी बना। तो इसलिए कहा जाता है कि बंगाल भारत में भारतीय
तो जागरण है, उस जागरण का केंद्र बंगाल से शुरू होता है और बंगाल से शुरू होकर दूसरे क्षेत्रों में होता है। जो स्थिति बंगाल में राममोहन राय ने की, आगे चल के इसको ब्रह्म समाज को मजबूत करने में अन्य लोगों का भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे देवेंद्रनाथ टैगोर हो, केशव चंद्र सेन हो, अक्षय कुमार दत्त हो, जिन्होंने इस ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसमें समय समय पर आपस में इनमें जो फ्यूड हुए सुधार को लेके, बाल विवाह को लेके, तो उसको लेके इसका विभाजन भी होता चला गया ब्रह्म समाज का। वो अलग चर्चा का विषय होगी जिसको हम देखेंगे कि किस तरह से केशव चंद्र सेन ने जब अपनी पुत्री, जो सामाजिक सुधार के समर्थक थे, लेकिन जब उन्होंने एक अपनी 14 वर्ष की पुत्री की शादी कामरूप के राजा के पुत्र से करना शुरू किया, तो लोगों ने, जो उनके समर्थक थे, उन्होंने उसका विरोध किया। तो और आगे चल के उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज किया था। तो ब्रह्म समाज को लेकर, समाज सुधार को लेकर बंगाल में एक जनजागरण पैदा करने का काम धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं प्रारंभ किया राममोहन राय ने। यही काम उत्तरी पश्चिमी भारत में दयानंद सरस्वती ने किया। बंगाल में जो राजनीतिक चेतना राममोहन राय के कारण उत्पन्न हुई, वही लहर दयानंद सरस्वती ने गुजरात में, महाराष्ट्र में, बॉम्बे के क्षेत्र में, पंजाब में आगे बढ़ाने का काम किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती, जैसा कि मैंने कहा कि वे राममोहन राय के विचारधारा के बिल्कुल विपरीत विचारधारा के समर्थक थे, और वे मानते थे 1 घंटा के बाद बात करो कुमून, क्लास चल रहा है, क्लास के बाद बात करना, 1 घंटा बाद। तो वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक नारा भी दिया कि इंडिया फॉर इंडियंस, और वे चाहते थे कि भारत में जो दुर्बलताएं हैं उनको हटाया जाए। और वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास भी किया कि हमारे जो वैदिक ग्रंथ है वे श्रेष्ठ है। इसीलिए उन्होंने नारा दिया, गो बैक टू वेदा। हमको बीच के धर्म ग्रंथों को, जिसके कारण से भारतीय समाज में अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड और पाखंड आए हैं, उनको देखने की जरूरत नहीं है। हमको इसीलिए अपने वैदिक ग्रंथ वेद की ओर वापस जाना। तो हालांकि उनका जो धार्मिक विचारधारा था, वो बहुत लोग ये आरोप लगाते हैं कि वे हिंदुत्व की ओर था, वो हिंदुत्व विचारधारा के समर्थक थे, और भारत को में जो कुरीतियां थी वह वेद की ओर जाकर, वेद में वे सभी समस्याओं का समाधान देख रहे हैं, और वेद के माध्यम से ही उनका मानना था कि भारत की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, वेद में सब कुछ। तो इसका, और इसीलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में अपने विचारधारा को उकेरने का प्रयास भी किया है। तो एक तरह से उन्होंने इसके लिए, हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए शुद्धि आंदोलन भी चलाया, और जो दूसरे धर्म में प्रवेश कर गए थे उनको हिंदू धर्म में वापस दिलाया। आगे चल के इनके समर्थकों ने शिक्षा के क्षेत्र में काम शुरू किया, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई, और हालांकि आगे चल के 2 विचारधारा बन गई। एक परंपरागत शिक्षा प्रणाली के समर्थक लोग थे जिन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, और वे एक वैसी विचारधारा थी लाला हंसराज के समर्थक थे, जिनका मानना था कि हमको पाश्चात्य प्रणाली के साथ साथ जो आंग्ल शिक्षा प्रणाली है उसको भी अपनाने की जरूरत है, तो भारतीय जो शिक्षा है उसका विकास हो सकता है। और तब उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक के स्कूल, डीएवी स्कूल की स्थापना की। तो 2 गुरुकुल कांगड़ी और डीएवी, 2 स्कूल शिक्षा प्रणाली का विकास होता है। दयानंद सरस्वती धार्मिक के अलावा सामाजिक क्षेत्र में सुधार के, वो जाति प्रथा के प्रबल विरोधी थे, और छुआछूत के प्रबल विरोधी थे, महिलाओं के उत्थान के
प्रबल सॉरी सर फॉर समर्थक। डिस्टरबेंस। हम्म। सर ये सब तो हम लोग सेकेंड पेपर में पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग 1852 92 का अधिनियम पढ़ रहे थे सर। हाँ, इसी को वही पृष्ठभूमि में आ रहा हूँ। तो सर ये तो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा इसमें, इसके लिए तो। हाँ, तो यही पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि में आपका कांग्रेस का उद्भव हो रहा है। ठीक है। हाँ सर। क्योंकि 1861 से 1892 तक जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों ने ही राष्ट्रवाद को जन्म दिया है, और उसने ही अंततः आपको 1892 में कांग्रेस को विवश किया है कि अपनी जो भारत की मांगे हैं, हालांकि उसमें कितनी मानी गई वो तो हम प्रस्ताव में कल चर्चा करेंगे। ठीक है, कल हमारी चर्चा होगी इस पर ही कि कितनी मांगे मानी गई। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, सरकमस्टांसेज है, इसीलिए आज शायद आपने टाइटल नहीं देखा होगा, मैंने वही सरकमस्टांसेज की बात की थी, और सरकमस्टांसेज पे ही चर्चा हमारी हो रही है। तो जो सरकमस्टांसेज है, उन सरकमस्टांसेज की, क्योंकि उन सरकमस्टांसेज से हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उन सरकमस्टांसों जो परिस्थितियां रही, उन परिस्थितियों ने ही ऐसा माहौल निर्मित किया कि अंग्रेजों को 1892 में सुधार में, हम नहीं कह रहे कि बहुत बड़े पैमाने पे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, लेकिन एक नई आधारशिला रखी गई आधुनिक संसदीय प्रणाली की। तो उसमें कुछ बातें आई हैं जिसकी हम चर्चा कल करेंगे, तो कृपया पेशेंस रखें। ठीक है। जी सर। हाँ, जी तो सर। हाँ, तो पेशेंस रखकर कृपया सुने, और अगला जो होगा वो कल के लिए भी छोड़ेंगे। ठीक है। हाँ, तो कभी जी कभी सर। जी। कभी कभी पेशेंस भी रखना सीखे हम लोग। तो हाँ, तो जी सर सर। हाँ, तो जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उन परिस्थितियों में आर्य समाज ने एक नई आधारशिला रखी, नई नींव रखी, और इसी काम को आगे बढ़ाने का काम थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो पाश्चात्य दर्शन पर आधारित था, लेकिन जिस जो हिंदूवाद का प्रबल समर्थक रहा है, और एनी बेसेंट जो भारतीय राजनीति की केंद्र भी बन रही हैं। आगे चल के 1916 में उन्होंने तिलक के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई, कि वो भारतीयों के स्वशासन की प्रबल समर्थक भी रही थी। धार्मिक क्षेत्र के में भारतीयों की जो धार्मिक श्रेष्ठता है, उसको स्वीकार करने के साथ भारत की जो परंपराएं हैं, यहाँ के रीति रिवाज हैं, उनकी श्रेष्ठता को स्थापित करने का बात कर रही है। विवेकानंद इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, और विवेकानंद ने न केवल भारत में बल्कि अभी तक जो क्रिश्चियनिटी का प्रहार भारतीय संस्कृति पे हो रहा था, उसको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच से, जैसा कि हमने देखा था कि 1893 शिकागो से उन्होंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया कि भारत की संस्कृति विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति है, और हमारा जो वेदांत दर्शन है वो सभी निचोड़ है। और इसीलिए वे नारा देते हैं कि अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू कनकर द वर्ल्ड स्पिरिचुअली। आप उठें, जागें, और तब तक नहीं रुके जब आध्यात्मिक रूप से आप पूरे विश्व को विजय नहीं कर लेते। तो विवेकानंद का यह विचारधारा कहीं ना कहीं भारतीयों में वह एक संचेतना लाने का प्रयास करता है। इसी तरह के कुछ विचारधारा, कुछ विचारक, यह तो सामाजिक क्षेत्र की बात हुई, कुछ यूरोपियन स्कॉलर भी थे जिन्होंने भारतीय इन चिंतकों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसमें वैसे लेखक थे जो ओरिएंटलिस्ट प्राच्यवादी विचारक थे, चाहे मैक्स मुलर रहे हों, विल्सन रहे हों, जेम्स प्रिंसअप रहे हों, या कोलब्रुक रहे हों। तो इन लोगों का मानना था कि जो भारतीय संस्कृति है वो श्रेष्ठ संस्कृति रही है, प्राचीन संस्कृति रही है, और इसीलिए यह एक ग्रेट संस्कृति रही। तो अभी तक जो हे भावना से भारतीय संस्कृति को देखने का प्रयास हो रहा था, जो प्रहार हो रहे थे, उनको न केवल भारतीय चिंतकों ने
दिखाने का प्रयास किया। लेकिन जो पाश्चात्य चिंतक थे, विचारधारक थे, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारत की जो सांस्कृतिक विशेषता थी, उसकी जो श्रेष्ठता थी, उसको स्थापित करने का प्रयास किया। कुछ इसी तरह के विचारधार इन पाश्चात्य विचारधारकों के साथ साथ जो भारतीय लेखक रहे हैं, जिसमें राजेंद्र लाल मित्रा हो, केपी जायसवाल हो, इसके अलावे डॉक्टर पांडुरंग हो, इन्होंने भारत के जो गौरवपूर्ण काल था, उसकी महानता थी, उसके बारे में लिखना शुरू किया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण यहाँ तक राजनीतिक चेतना का जन जागरण में वेस्टर्न एजुकेशन का काफी महत्वपूर्ण प्रभाव रहा, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन एक आधारशिला रखता है। और 1933 के बाद, सॉरी 1833 के बाद इसके प्रारंभ होता है। और 1835 में मैकॉले का जो अधिनियम आता है, उस अधिनियम के बाद भारत में पाश्चात्य शिक्षा की नींव पड़ती है, उसका विकास शुरू होता है। इसका काफी अधिक प्रभाव भारतीयों पर पड़ा, क्योंकि भारतीयों ने जब पाश्चात्य शिक्षा को पढ़ना शुरू किया, तो पश्चिम के जो लेखक हैं, चिंतक हैं, चाहे मिल्टन हो, शैली हो, हर्बर्ट स्पेंसर हो, या जो फ्रांसीसी चिंतक रहे हों, दिदरो हो, रूसो हो, वोल्टेयर हो, उनके विचारधारा से वे काफी प्रभावित हुए। जो लिबर्टी की विचारधारा है, फ्रीडम की विचारधारा है, या किसी भी देश की जस्टिस की बात होती है, इस पर लोगों ने, इसके अलावा सेल्फ गवर्नमेंट के क्षेत्र के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया। तो इस तरह से विचारधारा लोगों में एक चेतना जागृत करती है। और यही कारण है कि इस शिक्षा ने भारतीय में एक नया वर्ग पर पैदा किया, जो जिसको हम प्रबुद्ध वर्ग करते हैं, मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया का आगमन होता है। और आगे चल के वही राजनीतिक रूप से भारत का नेतृत्व करता होता है, भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। अंग्रेजी शिक्षा के संक्षेप में अगर हम बात करें, तो उसके काफी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है कि उसने भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए एक सामान्य भाषा, क्योंकि वन लैंग्वेज किसी भी राष्ट्र के लिए, जो पाश्चात्य संकल्पना है राष्ट्रवाद की, राष्ट्र की, उसके लिए किसी भी राष्ट्र के लिए अपना एक भाषा होनी चाहिए। तो और इसी आधार पर पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने देश की एक भाषा रखी। पहले उनका जो जिस क्षेत्र में लैटिन वगैरह था, सब ने हटाकर अंग्रेजों ने इंग्लिश कर लिया, फ्रांसीसियों ने फ्रेंच कर लिया। तो सब अपने अपने जो राष्ट्रीय भाषा है उसकी पहचान को स्थापित कर रहे हैं। अंग्रेजी के आने के बाद जो एक संवादहीनता थी विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में, चाहे बंगाली हो, गुजराती हो, या नॉर्थ इंडिया के लोग, साउथ इंडिया के लोग, उसमें एक संवाद स्थापित होता है, अपने विचारों का आदान प्रदान। तो एक विचारों का एक्सपेंशन होता है एक कॉमन लैंग्वेज के माध्यम से। दूसरा, इसके लिबरल विचारधारा जो पाश्चात्य जगत के थे, वो भारत में प्रवाहित होता है। भारत के बहुत लोग विदेश में जाते हैं, वहां पढ़ते हैं। उन्होंने वर्ड्सवर्थ को पढ़ा, उसके सोनेट को पढ़ा, उन्होंने मिल्टन को पढ़ा, तो शैली को पढ़ा। तो उस तरह के जो विचारधारा है उदारवाद के, चाहे बेंथम के विचारधारा हो, हर्बर्ट स्पेंसर के विचार, तो उदारवाद की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को पढ़ने के बाद बहुत से जो युवा थे, जब वे विदेश गए हैं और उन्होंने वहां देखा, और वहां की प्रणाली को देखा, वहां की राजनीतिक व्यवस्था को देखा, और वो जब भारत आते हैं तो दोनों व्यवस्थाओं में जिस तरह से भारत के लोगों के साथ भेदभाव है, जिस तरह से यहाँ पर लोगों को फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी नहीं है, तो उसको लेकर उनके मन में जो विचारधारा जगी, उन्होंने तब अपनी जो राजनीतिक मांगे थी, उन राजनीतिक मांगों को सरकार के समक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से रखना शुरू किया। तो एक इंग्लिश जो अंग्रेजी माध्यम है वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। नेक्स्ट जो मेन फैक्टर हैं, उसमें एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, चूंकि 18
हमने देखा 73 के बाद एक प्रयास हुआ सेंट्रलाइजेशन का, और किस तरह से संपूर्ण शक्तियां केंद्र में गई। संपूर्ण भारत के लिए एक नियम, एक प्रणाली, पहले अलग अलग क्षेत्रों में अलग नियम थे। तो एक जो केंद्रीकृत शासन प्रणाली ने संपूर्ण भारत को, पहले केवल भौगोलिक इकाई थी, उसको राजनीतिक इकाई के रूप में बांध दिया। तो भारतीयों में जो कि अब जो नियम है वह लगभग अंग्रेजों के वे सभी क्षेत्र में समान रूप से लागू हो रहे हैं, तो सभी समान रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तो एक यह इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेजों का एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, जो जिसने भारतीयों में संचेतना जागरण किया एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। इसी कड़ी में अंग्रेजों की कुछ और देने हैं जिन्होंने लोगों को राजनीतिक रूप से अवेयर किया, वो है ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि इस समय तक काफी कुछ विकास हो चुका था ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, चाहे रेलवे हो, वाटरवे हो। तो वह काफी कुछ महत्वपूर्ण रूप से एक परिवर्तन का कारण बनता है। लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक सहज रूप से आ सकते थे, मिल सकते थे, उनके विचारधारा को जान सकते थे। तो और इस तरह से विचारधारा का प्रवाह काफी तेजी से हुआ। भारत अब एक सूत्र में बनना शुरू हो रहा है। नेक्स्ट था ऑल इंडिया सर्विसेज का, चूंकि अभी तक चूंकि देसी राजा थे, रजवाड़े थे, तो अपनी सेवाएं थी। अब अंग्रेजों ने ऑल इंडिया सर्विसेज आईसीएस की शुरुआत की, और हालांकि उन्होंने 1833 के चार्टर एक्ट में ये घोषित किया था कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लगातार किसी भी महत्वपूर्ण पद पर भारतीयों को, चाहे वो सेना हो या सिविल जुडिशियरी हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन तीनों किसी भी क्षेत्र में भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता था। तो भारतीयों में एक अलग रोष भी था। आगे चल के हम सूर्यनाथ बनर्जी का भी केस देखेंगे कि कैसे सूर्यनाथ बनर्जी क्वालिफाई कर चुके थे लेकिन उनको हटा दिया गया। प्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, नवजागरण जगाने में। और यही कारण है कि भारत में प्रेस की शुरुआत तो आपको ही इसकी हिकी से शुरू हो रहा है, लेकिन यह धीरे धीरे जिस तरह से बढ़ रहा है, 1877 में लगभग बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 62 आपको ये भारतीय भाषा के समाचार पत्र थे, और इतने ही लगभग उत्तरी क्षेत्र में भी होंगे। बंगाल में अलग अपने देशी समाचार पत्र थे। तो देशी समाचार पर अंग्रेजी समाचार पत्र का भी सर्कुलेशन था, लेकिन देशी समाचार पत्रों ने लोगों में जन जागरण जगाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यही कारण था कि ब्रिटिश शासन ने लिटन के समय 1878 में उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा उसने कोशिश की कि इसको प्रेस एक्ट को जो वर्नाकुलर प्रेस है उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। कुछ और फैक्टर भी थे भारतीयों के साथ। 1857 में जिस तरह से रक्तपात हुए अंग्रेज और भारतीयों के बीच में, वह एक बिटरनेस पैदा करता है। और उसके बाद जो वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आगे तक चलता है, जिस तरह से भारतीयों को हे दृष्टि से देखा जाता है, सभी सार्वजनिक स्थानों पर उनका प्रतिबंध, प्रवेश प्रतिबंध था, वे किसी क्लब में नहीं घुस सकते थे। तो भारतीयों की स्थिति शासकीय सेवाओं में उनको हे दृष्टि से देखा जाता था। तो जो स्थिति थी, वह स्थिति का मोबेस आपको एक हेनरी कॉटेन के बुक है न्यू इंडिया, उसमें दिखाई पड़ता है, जिसमें दिखाने का प्रयास करते हैं हेनरी कॉटेन कि किस तरह से भारतीयों में जो अवेयरनेस आ रहा है, उस अवेयरनेस के पीछे जो डिस्क्रिमिनेशन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जिस तरह से भेदभाव है, वह एक अहम फैक्टर है। और लोग अब इक्वलिटी चाह रहे हैं, जस्टिस चाह रहे हैं, लिबर्टी चाह रहे हैं, और इसके लिए वे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि भारतीयों के भी अपनी जो हिस्सेदारी हो वह प्रशासन में हो।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी के उन्होंने क्वालिफाई किया ऑल इंडिया सर्विसेज, लेकिन 1869 में उनको उससे निकाल दिया गया। उसके आधार पर बाद में वे असिस्टेंट भारत में आते हैं और वे असिस्टेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं, लेकिन बाद में 2 साल के बाद फिर दूसरे आधार पर उनको सर्विस से निकाल दिया गया। बाद में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन स्थापित की। तो आधार वे लोग जो कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय चेतना से जुड़े हुए थे, उसको अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वे इस प्रशासकीय पदों पर बैठे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक मुहिम चलाई जो भारतीयों को जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनको लिया जाए, जो क्वालिफाई करने के बाद भी उनको उस नौकरी से हटाया गया, उनको नहीं लिया गया टेक्निकल आधार बना के। तो यह कहीं ना कहीं भारतीयों के साथ अन्याय था, और इस अन्याय को तभी दूर किया जा सकता था जब भारतीय लोग अपने प्रतिनिधि संस्था के माध्यम से इसको अपने पक्ष में रखें। तो यह सब मांगे जो थी, जो अवेयरनेस था, वो अवेयरनेस विभिन्न सोसाइटियों के माध्यम से, जो प्रांतीय सोसाइटियां थी उनके माध्यम से आगे बढ़ता है, और तब हमको पहुंचता है कांग्रेस के पास, जिसकी स्थापना भले ही उसके बिपिन चंद्रा की जो किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसको आप देखेंगे उसमें 2 चैप्टर हैं। पहला है मीथ पर और दूसरा है रियलिटी पे। अब मीथ क्या है उसको उन्होंने अलग से डिफाइन किया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के क्या आधार, जो सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत है, या मिस्टीरियस जो सेंट्स हैं, जो साधु हैं, जिसके बारे में हेनरी कॉटेन या फिर आगे चल के एनी बेसेंट बात करती हैं। एनी बेसेंट कहती हैं कि किस तरह से तिब्बती क्षेत्र से साधु आते हैं, उनको जानकारी देते हैं, उनको सब मालूम है। और तब ये सब उसको रोकने के लिए, भारत में विद्रोह को रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक प्रयास किया कि भारत में 1857 के समान का विद्रोह नहीं हो। तो सेफ्टी बल्ब के रूप में एक सिद्धांत, जिसके बहुत लोग समर्थक कर रहे हैं, उन्होंने माना कि हाँ, उस रूप में अंग्रेजों ने यह संस्था स्थापित करवाई, ये वो ह्यूम के द्वारा, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य को संरक्षित रखा जाए। अब इसको लेकिन दूसरे परिदृश्य से देखेंगे तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की नींव बहुत पहले पड़ चुकी थी, क्योंकि इसके नींव प्रांतीय जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के माध्यम से पड़ चुका था। चाहे लैंड होल्डर सोसाइटी थी, बंगाल एसोसिएशन था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में की थी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, पुणे सार्वजनिक सभा है, या सबसे महत्वपूर्ण जो पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर जो संस्था आगे बढ़ती है वह है सूर्यनाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन। यह पहला संगठन है जिसने 1883 में पहली अपनी सभा अखिल भारतीय स्तर 1884 में करने का था, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया, चूंकि मद्रास में एनिवर्सरी का कार्यक्रम चल रहा था। तो 1885 में पुनः इनकी सभा हुई और उसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। इसीलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए। तो एक पुरोगामी संस्था के रूप में इंडियन एसोसिएशन को भी माना जाता है। इंडियन एसोसिएशन पहला अखिल भारतीय रूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा, क्योंकि उन्होंने इस सेवा के बदले में जिस तरह से भारतीयों के साथ ऑल इंडिया सर्विसेज में पक्षपात हो रहे थे, उसको लेकर उन्होंने सभी प्रांतों का दौरा किया, पूरे भारत का दौरा किया, लोगों को संगठित किया, और संगठित करने के बाद एक अखिल भारतीय संस्था बनाने का प्रयास इंडियन एसोसिएशन के रूप में किया। तो यह एक अग्रगामी संस्था रही थी इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और उसने वह आधारशिला रखी जो जिस पर आगे चल के ये वो ह्यूम
हालांकि उसके बारे में बहुत से विचारधारा है कि ये ह्यूम राजनीतिक संस्था की स्थापना नहीं करना चाहते थे, वे सामाजिक संस्था स्थापित करना चाहते थे, भारत में सामाजिक सुधार के पक्षधर थे। और इस पर बहुत तरह के विचारधारा आपको मिलेंगे जिसको आपको अध्ययन करना है। और लेकिन जो संस्था स्थापित हुई 1885 में, वो पूर्णतः राजनीतिक संस्था थी कि प्रारंभ में कांग्रेस ने सामाजिक मामले, धार्मिक मामले को छूना उचित नहीं समझा, इसीलिए इसने सोशियो रिलीजियस मामले को अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म से बिल्कुल अलग रखा है। प्रारंभ में उसकी जो मांगे रही हैं कांग्रेस की स्थापना के बाद, वह वही मांगे रही हैं कि भारतीयों को एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। वह अंग्रेजों से भारतीयों की मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजी प्रशासन के हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका था कि जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था है, उस भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में भारतीयों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। और वे चाहते थे कि भारतीय इस संस्थाओं में आए। तो कमोबेश इसीलिए कारण है कि 1892 का जब एक्ट पास हुआ तो कांग्रेस का जो उदारवादी नेता थे वे काफी प्रसन्न, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगों को मानते हुए इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व करने का विचार किया है। आगे चल के हालांकि देखेंगे कि जो 1892 का एक्ट था कि क्या वो भारतीयों को सेटिस्फाई कर पाया, क्योंकि कांग्रेस का जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे वे तो खुश हुए कि ब्रिटिश शासन ने कांग्रेस की बात को रखा है। और 1892 का एक्ट वह 30 साल के बाद ही, क्योंकि 1861 और 1892 मोर देन 30 इयर्स हो रहे, तो उसके बाद भी उसने, ब्रिटिश शासन ने कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उन जो डिमांड्स हैं भारतीय रिप्रेजेंटेशन की, उसको स्वीकार किया है और भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। आगे चल के हम देखेंगे कि क्या यह 1892 का एक्ट है वह जो भारतीयों की अपेक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी, उनको पूरा कर पा रहा है कि इन उदारवादियों के खिलाफ जो उग्रवादी हैं वे अलग आंदोलन शुरू कर रहे हैं। और आगे 90 इसके बाद की परिस्थितियां अलग बनेंगी। 1892 से लेके 1909 तक, जब आपको मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म एक्ट आता है 1909 तक, उस समय तक जाकर परिस्थितियों में काफी परिवर्तन हो रही हैं। उन परिवर्तन को हम उस एक्ट के बाद देखेंगे, क्योंकि वो परिवर्तन ही वो आधारशिला बनती हैं कि ब्रिटिश सरकार उन परिस्थितियों में वह एक्ट लाती है। तो एक 1892 का जो एक्ट की पृष्ठभूमि है वह कांग्रेस तक पहुंचकर वह आधारशिला तैयार करती है जो भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपने प्रस्तावों को, अपने डिमांड को, अपने प्रतिनिधित्व की मांग जो है उसको पुरजोर रूप से रखने का और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है।